तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हमें प्रूव करना है। ओके, मैंने क्वेश्चन ढंग से लिखा नहीं। तो अगर ये गिवन है तो प्रूव करो ये। तो हमने जो पिछली बार फोर्थ क्वेश्चन में एक अगर गिवन है तो दूसरा प्रूव कराया था, तो इसमें भी ऐसा ही है। एक गिवन है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, तो जो ये कंडीशन है हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या है, लेट ए बिलोंग्स टू ए। तो अगर ए को बिलोंग करता है तो ये ए बी का सबसेट है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, और ये सी माइनस बी बाद में बताऊंगा ये कैसे बनेगा। तो ये बी है, ये हमें पता है फ्रॉम दिस। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये हमें पता चल गया है। अब हमें ये वाला देखना है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक्स बिलोंग्स टू सी एंड डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब x अगर c माइनस बी में है, तो अगर ये c है, ये b है, c ये b, तो x c माइनस बी में मतलब इस एरिया में है, c माइनस बी। ठीक है, तो क्या है x c माइनस बी मतलब x बिलोंग्स टू c एंड कंडीशन लिखना है। x c में बिलोंग कर रहा है एंड x b में बिलोंग नहीं कर रहा है। x डजंट बिलोंग टू b, तो इस एरिया में x नहीं हो सकता। तो x यहाँ पे है, x यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब हम जो जो वेन डायग्राम में देख रहे हैं उसी को स्टेटमेंट में लिख रहे हैं। x b में बिलोंग नहीं कर रहा और x c में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार अगर x b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, अब इसके बाद ये वाला एक स्टेटमेंट था, अब ये वाला स्टेटमेंट देख रहे हैं। अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब यहां कहीं बिलोंग कर रहा है x। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये आ गया तो डेफिनेटली अगर वो b के बाहर है तो वो डेफिनेटली a के भी बाहर है। इसको समझ कैसे पाओगे कि अगर सैटेलाइट अर्थ के क्रस्ट से बाहर है तो डेफिनेटली सैटेलाइट अर्थ के कोर से भी बाहर ही है। तो हमारा सबसेट हुआ अर्थ का कोर और सुपरसेट और क्रस्ट अर्थ हुआ हमारा, जो अर्थ का क्रस्ट है वो हुआ हमारा बी। तो ए अगर वो क्रस्ट से भी बाहर है तो डेफिनेटली वो कोर से भी बाहर होगा। तो विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी एंड x doesn't belong to a। तो इसका मतलब है x doesn't belongs to c minus a। तो which is nothing but this implies, ये imply करता है कि ये this implies c minus b is a subset of c minus a। तो ये समझ में आ गया। अब ये मैंने इस सेंटेंस से इससे कैसे पता किया, ये हमने बातों से डिस्कस किया उसी को मैंने स्टेटमेंट में लिखा कि वो सी में भी है, मतलब अर्थ एक लार्जर सेट जिसमें सैटेलाइट है उसमें है लार्जर सेट, जैसे कि स्पेस ले लिया, स्पेस जिसके अंदर अर्थ भी आता है, तो वो स्पेस में है और कोर में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब स्पेस में है और कोर में, तो इसमें है इसमें नहीं है, सॉरी इसमें है और इसमें नहीं है। दैट इज नथिंग बट ये सी है, अगर ये ए है तो दैट इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट सी माइनस ए। तो इसी स्टेटमेंट को मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो अगर हमने एज्यूम किया कि अगर वो सी माइनस बी में है और हमें पता चलता है कि वो सी माइनस ए में भी है, तो इसका मतलब सी माइनस बी
जो कि पहले इससे बड़ा सेट है C माइनस ए। तो अगर ये हमारा C हो गया सपोज, ठीक है, तो ये हमारा C हो गया, तो C माइनस बी ये हुआ, तो C माइनस बी क्या हुआ, ये डॉट 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 वाला है, और C माइनस ए क्या हुआ, जो भी ए के बाहर है, जहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। तो C माइनस ए ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला बड़ा है और C माइनस बी छोटा है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि अगर x C माइनस बी को बिलोंग करता है तो x C माइनस ए को भी बिलोंग करता है, और इसी से पता चलता है हमारा ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हाँ, काफ़ी मैराथन सेशन हो गया ये तो। सो अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया गया कोई भी सेट ए और बी दिया गया है, तो उसमें हमें पहले प्रूव करना है कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और दूसरा ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो इसका वेन डायग्राम पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये यू है, ठीक है। तो पहले इसको प्रूव करते हैं। तो ए इक्वल टू, तो इसका लेट इसको लेते हैं, वेट वेट, तो लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए, और ए या फिर यहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए, अब ये क्या, ये वाला एरिया क्या है, ए माइनस बी, ये वाला एरिया है ए इंटरसेक्शन बी, सो विच इज नथिंग बट ए बिलोंग्स टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी और a बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो गिवन अगर दिया है कि a स्मॉल a सेट a का एक एलिमेंट है, तो वो या तो इसमें प्रेजेंट हो सकता है या तो इसमें प्रेजेंट हो सकता है, जिसका मतलब है a इन दोनों के यूनियन में प्रेजेंट हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज a बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b। सो अब इससे प्रूव हो गया कि a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ठीक है। तो अगर हमने a का एक लिया तो a इसका सबसेट हो गया, मतलब ये a है, वो इसका और इसका सबसेट है। लेकिन अभी ये हमने प्रूव किया कि ये इसका सबसेट है, लेकिन अगर हम प्रूव कर दें कि ये भी इसका सबसेट है, तब दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम उसको आगे लिखते हैं, लेट बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर तो इसका मतलब बी, वेट, तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू, ये a माइनस बी क्या है, ये a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो b नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ छोटा, ये देख लो a माइनस बी देख रहे हैं क्या, a माइनस बी, ठीक है। तो ये a माइनस बी वाला एरिया ये है, तो वो क्या है, a इंटरसेक्शन आउटसाइड दिस सर्कल, तो ये a माइनस बी है, सपोज a है ये, और b डैश है माइनस, जो भी इस सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन है ना दोनों का,
इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन है, प्लस और माइनस जहाँ पे दोनों है तो वो हुआ ये। तो हमारे a माइनस बी जो कि ये है नथिंग बट a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसका रिवर्स करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर a इंटरसेक्शन कॉमन निकाल लिया, b यूनियन b डैश, ठीक है। अब b यूनियन b डैश क्या है, b और b डैश इसका यूनियन, मतलब सारे माइनस ले लिया पहले और सारे अभी मल्टीप्लिकेशन, सारे माइनस ये है तो ये पूरा माइनस, माइनस इसके बाहर है, ठीक है, माइनस इसके बाहर है। अब हमें लेना है b डैश, ले लिया हमने, b लेना है, b हुआ, इसको हटाओ कुछ देर के लिए, b लेना है, यहाँ में माइनस b है क्योंकि वो b डैश है, b का इसका यूनियन लेना है। तो दूसरा क्या है, b है अंदर वाला पार्ट, इस सर्कल के अंदर वाला। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन मतलब ये पूरा बाहर का, सॉरी इसका और इसका ये भी इंक्लूड हो और इसके बाहर की भी इंक्लूड हो। वैसे तो ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स में डिफाइन हो जा रहा है, मैं उसको वेन डायग्राम में समझा रहा हूँ। तो ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाएगा A यूनियन कैपिटल U। अब A यूनियन कैपिटल U क्या है, लॉ ऑफ U से हमें पता चलता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट पता चलता है कि उसमें किसी भी सबसेट का अगर इंटरसेक्शन निकाले तो वो इटसेल्फ हो जाता है। तो हमें A से, इससे ये पता चल गया कि ये इसका सबसेट है और इससे हमें पता चल गया कि ये इक्वल टू A ये है, ठीक है। तो हमारा दिस इम्प्लाइज, अब इसको हम इधर लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इक्वल टू A, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, तो पहला वाला प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करेंगे दूसरा वाला, मैं इसको मिटा देता हूं। तो हम दूसरे वाले को अभी हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। सो वेन डायग्राम पहले बना लो ताकि रेफरेंस बना रहे A और B, तो A यूनियन B माइनस A, तो हमें A यूनियन B निकालना है, A यूनियन B निकालना है, ठीक है। तो A यूनियन B क्या होता है, A माइनस B यूनियन ये वाला और ये वाला एरिया, 3 एरिया है। सो A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब ये वाला एरिया देखना है, B माइनस A को एज इट इज रहने दो, इस एरिया को अब इसको देखना है, A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B। ये हमने प्रूव कर लिया है कि नथिंग बट A यूनियन B माइनस A, और ये नथिंग बट हमने प्रूव कर लिया। ये हमने कहां से प्रूव किया है, फ्रॉम प्रीवियस प्रूफ। तो हमने ये प्रूव कर लिया है, यहाँ टिक मारा है। तो उसको देख के अब ये A यूनियन B, तो ये वाले जो ये दोनों की दुकान है, अगर इसको हम कॉमन ले लें, क्योंकि अब बहुत सारे इंटरसेक्शन होते हैं, सॉरी बहुत सारे यूनियन होते हैं, तो पहले एक एक करके यूनियन हम कर सकते हैं, जो कि है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो पहले हम ये वाले को कर लेंगे, ये वाला नथिंग बट A इटसेल्फ, ये हमने प्रूव कर लिया है। तो A हुआ यूनियन B माइनस A, और इसको वेन डायग्राम में देखना है, तो A इंटरसेक्शन B, सॉरी A यूनियन B हुआ ये, इसकी वैल्यू क्या है, A में क्या क्या है, ये प्लस है ये प्लस, ठीक है, ये है और ये है, ठीक है। और B माइनस A, ये माइनस माइनस में, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन,
मतलब जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस भर दो, या फिर मतलब उसको शेड कर दो, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर। तो जो बचा यूनियन मतलब मिक्स हो गया, ठीक है। तो जो भी प्लस माइनस का एरिया है वो क्या हुआ, ए यूनियन बी। तो आंसर ये हमारा प्रूफ बन गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, क्योंकि यूनियन में क्या है वो कॉमन हो जाता है, तो वो एरिया दोनों में कॉमन हो जाता है। यूनियन मतलब हम उसको शेड कर देते हैं, तो हम प्लस को माइनस अगर ये सब ना डाल के पूरे एरिया को शेड कर देते, माइनस और प्लस जहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो वो शेडेड एरिया यही होता जहाँ जहाँ प्लस और माइनस कॉमन है। तो इस एरिया में प्लस और माइनस है, इस वाले एरिया में प्लस और माइनस है, इस वाले एरिया में प्लस और माइनस है। तो ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए यूनियन बी इज नथिंग बट दिस होल इटसेल्फ, ठीक है। So hence proved. Oh, let's meet in the next question. So हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, मिससेलेनियस एक्सरसाइजेस के, ठीक है। तो उसमें 7 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करके हमें ये प्रूव करना है और ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो पहले हमें प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉमन। सो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, ए यूनियन ए कॉमन, इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, LHS इज इक्वल टू क्या आया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ए यूनियन ए आइडेम्पोटेंट लॉ, ए यूनियन कितनी बार भी करो यही आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यहाँ पे आएगा आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ से ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है, मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, एक है एब्जॉर्प्शन लॉ, कि अगर एक सेट का उसका इंटरसेक्शन, मतलब नहीं, एक सेट है उसका, एक सेट है, ये ले लिया सेट वो, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन, जितने भी यूनियन लगाओ एटलीस्ट वन ले लेना, ठीक है। तो ये दोनों को मैं हटा रहा हूं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, सो अगर ये इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इस चीज का, ठीक है, ये हमारा यूनियन हुआ और उसका इंटरसेक्शन ए। तो ये हर बार जैसे हमने प्लस लिया इस चीज को, ठीक है, इंटरसेक्शन, ये ए हुआ और ए यूनियन बी हुआ ये। तो जहां जहां पे, तो हमने ए यूनियन बी निकाला माइनस से, तो ये माइनस है ए यूनियन बी प्लस है ए, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है, कॉमन मतलब जहां पे प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस और माइनस यहाँ पे भी है, प्लस और माइनस यहाँ पे भी है। तो दिस इज नथिंग बट ए इटसेल्फ। तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। तो इस लॉ को हमने बताया था एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये नथिंग बट ए हो जाता है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। मतलब कोई भी सेट और उसका इंटरसेक्शन एक और लार्जेस्ट सेट से होता है, और वो सेट बनता है बहुत सारे यूनियन से, जिसमें एक सेट वो भी होता है। तो जिसमें एक सेट ए भी है और उसके साथ कितने भी यूनियन लगा दो, बी के साथ यूनियन कर दो, उसका यूनियन सी से कर दो, उसका यूनियन डी से कर दो, और उस सारे का यूनियन अगर हम इस सेट के इंटरसेक्शन से करें, तो उस यूनियन का जो इस सेट से इंटरसेक्शन होता है, तो ये सेट एज इट इज आ जाता है।
एब्जॉर्प्शन लॉ से। तो पहला वाला इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, वन इज प्रूव्ड। अब इसको देखते हैं, ठीक है, अब इसको देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये हमने एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया है, हमको इसी को प्रूव करना है। वो हमने वहां पे वेन डायग्राम से प्रूव कर लिया था। तो ये नथिंग बट एब्जॉर्प्शन लॉ ही है, ये वाला एब्जॉर्प्शन लॉ। अब इसको हमने वेन डायग्राम से प्रूव कर लिया था, तो क्या मैं इसको प्रूव करूं? ठीक है, फिर से लिख देता हूं। इसको इससे इसकी जरूरत है और इसको इसकी जरूरत है, तो हम इसको वेन डायग्राम से प्रूव कर लेंगे। ये ए, यह बी, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये ए, ये बी, ठीक है। अब इसको ए के एलिमेंट्स कहाँ होंगे? ये होगा ए, ठीक है, तो ए को हम प्लस से करेंगे। ए यूनियन बी को हम इस होल चीज को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए यूनियन बी कहाँ आएगा? इसमें, इसमें और इसमें। तो अब हमें इसका आंसर ढूंढना है इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन मतलब जो इनमें कॉमन है, तो ये वाला कॉमन है, इज नथिंग बट ए। तो यहाँ पे प्रूफ है, प्रूफ फ्रॉम वेन डायग्राम। और इसको वरना तुम इंग्लिश के सेंटेंसेस में, स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्या लिख सकते हैं? ए एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस, ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं, इसी को मैं वापस से प्रूव करता हूं स्टेटमेंट्स में। तो ये वाला है LHS, ठीक है, LHS। तो हमने इसको लिया इसको प्रूव करने के लिए ना, तो हमने एब्जॉर्प्शन लॉ है, हम एक लॉ प्रूव कर रहे थे बस, वो वेन डायग्राम से ही प्रूव होगा। तो इसको पहले लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये नथिंग बट ए इटसेल्फ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके बाद यहां से ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो नथिंग बट, अब यहां से यहां तक, लेकिन हम उसी से प्रूव कर रहे हैं, ये इससे प्रूव है, ये इससे एक एब्जॉर्प्शन लॉ मैंने बता दिया था। तो देखिए ये भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है। सो ए का यूनियन, ये एब्जॉर्प्शन लॉ को ही प्रूव कर रहा हूं मैं अभी। तो इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन करो, ए यूनियन ए, ए यूनियन बी, नहीं ये तो वापस वही आ गया, ठीक है। तो दोनों LHS से मैंने वेन डायग्राम से तो प्रूव कर लिया है। अच्छा, इसको मैं अब लिखता हूँ, ये इतना आ गया। सो लेट x बिलोंग टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये एज इट इज कॉपी कर दिया, x इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ये और है। अब यहां देखो कि ये हम लिख सकते हैं x a को बिलोंग करता है या फिर a इंटरसेक्शन b। अब इस चीज को देखो, कैसे बताऊं मैं? अब इसको सेपरेटली निकालते हैं, दिस इंप्लाइज इस वाले पार्ट को, ठीक है, मतलब उसको अलग से लिखना है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b,
तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a, यहाँ पे x बिलोंग्स टू a और यहाँ पे और x बिलोंग्स टू a, क्योंकि इससे ये निकलता है कि अगर ये दोनों प्रूफ हो रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों में अगर इंक्लूडेड है, तो अगर x a में भी है b में भी है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि x a में है ही है। तो यहाँ पे और है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, इसका कोई मतलब नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। तो ओके, तो ये वाला जो पूरा है उसका, उससे पता चलता है कि अगर एक एलिमेंट इसके अंदर है तो इसका मतलब वो ए में भी है। ठीक है, तो अब देखो ए का यूनियन हम किसी भी बड़े चीज के साथ करें, ठीक है, ए का यूनियन वो हमेशा ए या ए से ज्यादा ही रहेगा। तो दिस इज एटलीस्ट ए यूनियन सम सेट, ठीक है, मान के चलते हैं। तो हमको पता चल गया, तो इसका मतलब दिस, ये मैं अलग बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा हूँ। इसका मतलब ए यूनियन सबसेट, इसका कुछ सबसेट का, दिस इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ दिस होल दिस थिंग, ठीक है। लेकिन जब हमने ये लिया ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, लेकिन जब हमने ये लिया तो उससे पता चला कि अगर हम x एक एलिमेंट लेंगे इस सेट में और हमने पता किया कि वो अल्टीमेटली x जो है वो अगर इसमें बिलोंग करता है तो वो इसमें भी बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज x, अगर a इसका सबसेट है तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b ये भी इसका सबसेट है। समझ में आ गया कि अगर x इसमें प्रेजेंट है और उसको पता, अगर हमें ये पता है और उस समय ये पता चलता है कि x a में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब x ये वाला a का सबसेट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। लेकिन यहाँ तक जब हमने प्रूव किया था तो इसमें इस स्टेटमेंट को देख के लगता है, देखो कि अगर a का यूनियन किसी के साथ भी कर ले, a का यूनियन किसी के साथ भी कर ले, तो अगर कुछ भी उसमें कुछ भी यूनियन, कुछ भी कहीं के भी एलिमेंट, ये वाला इसके साथ यूनियन, इसके साथ यूनियन, इसके साथ यूनियन, तो वो सारे के सारे एलिमेंट काउंट करते हैं। तो जहां पे भी डॉट है वो सभी जगह ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सी डी जो भी है सब में आएंगे। तो इसके कहने का मतलब है कि ए के साथ जो भी यूनियन लेंगे तो वो हमेशा ए उसका सबसेट ही होगा, ए हमेशा अपने यूनियन का सबसेट ही होगा। तो यहाँ पे प्रूफ है। और उसके बाद दूसरे प्रूफ में आया कि अगर ये इसका सबसेट है तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। दिस इंप्लाइज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये दोनों एक्चुअली एब्जॉर्प्शन लॉ है, तो हम एब्जॉर्प्शन लॉ को ही प्रूव कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम यहां से ले लेंगे, इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि ए इक्वल टू बी है, तो इसको इससे प्रूव कर लिया, इसको इससे प्रूव कर लिया, तो ये तीन आपस में सेम हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। सो यहाँ पे हमें दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया है, तो नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। तो हमें एक काउंटर एग्जाम्पल निकालना है जहाँ पे बी और सी सेम नहीं है, ठीक है। और अगर वो दोनों सेम नहीं है तो हमें प्रूव हो जाएगा कि ये सेम हो जाने के, ये दोनों केस सेम होने के बाद भी ये गलत आएगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये नीड नॉट इम्प्लाई। तो हम इसका वेन डायग्राम से हमें, तो जब भी हमें डिसप्रूव करना होता है प्रूफ, तो हमें काउंटर एग्जाम्पल देना होता है। तो काउंटर एग्जाम्पल, प्रूफ का कुछ प्रूफ के स्टेप्स होते हैं, काउंटर एग्जाम्पल में हमें एक्सेप्शन ढूंढने होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, ठीक है, ए बी सी और ये यू, ठीक है।
अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी में दोनों में कॉमन है, तो ये अगर ए में ए अगर ये है, बी अगर बी के अंदर सारी चीजें, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, प्लस और माइनस, ठीक है। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी, तो सी के अंदर जो भी चीजें हैं, जितने भी रीजन है सब में एक्स डाल दिया मैंने, सी के अंदर इस रीजन में जो भी है एक्स है। तो अब हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जहां पे माइनस भी है और प्लस भी है, माइनस कॉमा प्लस जहां पे है वो है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, जहां पे प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, प्लस है और मल्टीप्लाई भी है, तो ए इंटरसेक्शन सी। तो ऐसा कौन सा एरिया है जहां प्लस और मल्टीप्लाई दोनों हो, यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई है नहीं है, यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई है नहीं है, यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई है, तो मैं क्या समझाने वाला था, तो जो ए इंटरसेक्शन बी वो भी ये है, क्या हुआ, प्लस और माइनस, वो भी ये हुआ, और ए इंटरसेक्शन सी जहां पे क्रॉस और प्लस दोनों, प्लस यहाँ पे है और क्रॉस भी है इसमें, तो यही वाला एरिया, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों सेम है, विच इज इक्वल टू ए इन दिस केस, लेकिन अब बी को देखना है, ये है बी माइनस सी नॉट इक्वल टू 5, तो मतलब बी और सी में कुछ तो एलिमेंट हैं, सॉरी यहाँ पे मैं इस केस में सी माइनस बी नॉट इक्वल टू 5, मतलब सी में कुछ तो एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, इसका मतलब बी और सी सेम नहीं है, समथिंग एक्स्ट्रा देन बी, सो बी इज इक्वल टू समथिंग एक्स्ट्रा, बी अगर 1 2 आया और सी आया 1 2 3 और ए हुआ 1, तो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हुआ 1, ए इंटरसेक्शन सी हुआ 1 एंड बी नॉट इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। एक काउंटर एग्जांपल, नीड नॉट इम्प्लाई, नीड नॉट आ गया, ठीक है, जरूरी नहीं है, तो जब अगर प्रूव करना होता तो उसके लिए स्टेटमेंट निकालना होता, तो बस अभी ये हमें दिखाना है एक काउंटर एग्जांपल से कि ये दोनों सेम नहीं है, तो बी नॉट इक्वल टू सी जो कि नीड नॉट इम्प्लाई, तो दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी डजंट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ है। अब हम दो और क्वेश्चन है, हम उसी को भी फटाफट कर लेते हैं। सो अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे, तो इसमें दिया है ए एंड बी दो सेट हैं और एक रैंडम सेट है एक्स, और बताया गया कि ए इंटरसेक्शन एक्स मतलब ए और एक्स डिसजॉइंट है, बी और एक्स आपस में डिसजॉइंट है, दैट इज व्हाई दे आर इक्वल टू 5, बट ऑल्सो ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स सेम है, तो हमें प्रूव करना है कि ए इक्वल टू बी, तो हमें एक एब्जॉर्प्शन लॉ पता है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, किसी के साथ भी यूनियन कर दो, और अगर ए ये वाला एक एलिमेंट सेम है और यहाँ पे कितने भी यूनियन में लगा दो, तो वो अगर उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा तो हमेशा ए आएगा, तो हमने रिवर्स लिया है, ए इक्वल टू ये फ्रॉम एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन एक्स नथिंग बट बी इंटरसेक्शन एक्स, सॉरी बी ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स, ये हमें गिवन है, कुछ ना कुछ गिवन दिया होता है
तभी जाके हम ये प्रूव कर पाएंगे, ठीक है, और ना वो लॉ बन जाएगा अपने आप में। तो अब A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B, अब इसको हम लिखेंगे B इंटरसेक्शन X। A इंटरसेक्शन B आ रहा यूनियन B इंटरसेक्शन X, जो कि नथिंग बट 5 है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। अब B दोनों में कॉमन निकाल दिया, B और यूनियन ये वाला, तो B यूनियन कॉमन निकाल दिया, B इंटरसेक्शन A यूनियन X, ठीक है। अब A यूनियन X नथिंग बट B यूनियन X, तो इसका इंप्लाई B इंटरसेक्शन B यूनियन X, ये गिवन है, ठीक है, गिवन। और कहाँ गिवन था, ये वाला भी गिवन है, और यहाँ पे भी ये भी गिवन है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि B इंटरसेक्शन B यूनियन X, अब ये वापस से एब्जॉर्प्शन लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ ये कहता है कि अगर एक सेट का इंटरसेक्शन होता है अनदर लार्जर सेट ऑफ यूनियंस जिसमें एक सेट वो भी हो, तो आंसर सेम सेट आ जाते हैं। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, सारे एब्जॉर्ब होके यही आ जाएंगे। तो हेंस A इक्वल टू B, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमने ये गिवन दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये भी ये रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो हर एक में लॉ लग रहा है, लॉ लगा है या फिर कोई गिवन स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ लगा, यहाँ गिवन, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ गिवन, यहाँ रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे गिवन, और ये वाला वापस है एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। तो हमारा 9th क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइजेस का। उसमें 3 सेट दिए गए हैं, तो फाइंड सेट्स A B C सच दैट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब हर एक इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ है, बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज 5, मतलब एम्प्टी है। तो अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, तो ये नॉन एम्प्टी है, ये नॉन एम्प्टी है, और ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है। बट ये 3 का इंटरसेक्शन ये एम्प्टी है 5, ठीक है। तो अब हमें 3 सेट ढूंढने A B C, तो हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है। अब हर एक एरिया में एक एक वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, और ये एम्प्टी रखना है क्योंकि ये भी होना चाहिए, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब हम A B C को डिफाइन कर लेंगे। तो A की वैल्यू क्या आई, 1 2 6, 1 2 6। B की वैल्यू क्या है, मतलब B सेट में क्या आया, 2 3 4, 2 3 4। C में क्या आया, 4 5 6, 4 5 6। अब इसको वेरीफाई करते हैं वेन डायग्राम से जो निकला। अगर हम ये 3 सेट लेते हैं, A इंटरसेक्शन B क्या है, सो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 नॉट इक्वल टू 5। ये भी दिखाना है कि नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C तीनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो B इंटरसेक्शन C में क्या कॉमन है, B और C में कॉमन क्या है, 4, नॉट एम्प्टी, ठीक है। और A इंटरसेक्शन C,
इसमें क्या कॉमन है? 6, नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है। एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमको ये सेट ढूंढ के देने थे, तो हमारे पास 3 सेट आ गए, तो आंसर है ये 10। तो ये है आंसर। आंसर में हम एग्जांपल में लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1 2 6, B इज इक्वल टू 2 3 4, C इज इक्वल टू 4 5 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे चेक कर लो, ऐसे चेक कर लो, हर जगह से प्रूफ मिल गया। तो जो सेट्स होते हैं वो होते हैं, हमको एक कलेक्शन में कुछ एलिमेंट्स अरेंज करना है, या तो उसमें इंक्लूड होने चाहिए या तो उसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो कभी कभी दो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे हो सकते हैं कि अगर हम वेन डायग्राम में जब बना रहे थे तो ये वाला एरिया आ गया, लेकिन अभी एम्प्टी दिखाने के लिए हम इसमें कोई भी वैल्यू फिल नहीं करेंगे, तो उसको एज इट इज रख लेंगे। तो दिट इज नॉट अ कलेक्शन बट जस्ट एन एम्प्टी कलेक्शन बोल सकते हो, एम्प्टी सेट बोल सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको 5 कर दिया। तो हम शेड करेंगे तो हमें दिक्कत होगी, वो ऐसा लग रहा है कि वो यूनिवर्सल सेट में आ रहा है या फिर A यूनियन B यूनियन C में आ रहा है, लेकिन अगर हम उसमें कुछ वैल्यू नहीं देंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल, तो हम उसको एज अ 5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को। हाँ, इट्स क्वाइट लॉन्ग सेशन, so thank you for watching. If you like my content, please like, share and subscribe. Thank you.